वेलकम बैक मेरे बच्चों। तो आज मैं अभिजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से आपके सामने प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड का लेक्चर नंबर 4 लेके हाजिर हूं। और आज आप जैसा कि इस फिगर में देख पा रहे हैं, आज हमारा टॉपिक क्या है? सरफेस टेंशन। सो सरफेस टेंशन एक बहुत ही मीन्स बेहतरीन फिनोमिनन है जो कि हम लोगों ने फील किया है, बट देखा है, बट समझा नहीं है कि इसमें होता क्या है। देखा क्या है जैसे सरफेस टेंशन में, तो आपने अगर ये इस फिगर में देखोगे तो आपने बहुत बार पानी के सरफेस पे चींटियों को चलते हुए देखा होगा या स्पाइडर को चलते देखा होगा, या कभी आपने लिक्विड ड्रॉप, या हमेशा आप लिक्विड ड्रॉप्स को देखते हो तो वो स्फेरिकल शेप के होते हैं। तो कभी इमेजिन नहीं किया कि ये किसके चलते हैं, तो फील किया है बट समझा नहीं कि वो सरफेस टेंशन के चलते होता है। दूसरी बात, आप बबल्स को देखते हैं तो हम दो तरह के बबल्स इसमें देखेंगे, एक लिक्विड ड्रॉप बबल या एक सोप बबल। तो दोनों में बहुत थोड़ा फर्क होता है। तो एक लिक्विड बबल या एक सोप बबल के बारे में भी समझेंगे, और लिक्विड ड्रॉप्स स्फेरिकल शेप के क्यों होते हैं ये भी सरफेस टेंशन के फिनोमेनन के थ्रू समझेंगे। और इसको हम लोग ग्रेट डिटेल में समझने के बाद इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जो हमारे सिलेबस नीट में है, और इसको अच्छे से समझते हैं और देखते हैं। थोड़ा माइक्रो लेवल पे, मीन्स बहुत ही छोटे लेवल पे ये काम होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा इसको फील करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक और देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले इस सरफेस टेंशन का जो कारण है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में समझते हैं, फिर देखते हैं कैसे सरफेस टेंशन इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करता है और सरफेस टेंशन फोर्स है क्या। तो सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्यों हम लोग इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को समझ रहे हैं? क्योंकि द बेसिक रीजन फॉर सरफेस टेंशन इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने प्रकार का होता है, तो चलिए देखते हैं। सो बेसिकली अपना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन अमंग द मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। हाँ या ना? दो प्रकार के अपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, एक कोहेसिव, एक अधेसिव। कोहेसिव फोर्स होता है, एक अधेसिव फोर्स होता है। कोहेसिव फोर्स और अधेसिव फोर्स आपने मीन्स पहले कभी हो सकता है सुना हो या ना भी सुना हो, बट आपने एक वर्ड अधेसिव सुना होगा। अगर आपके घर में कभी काम हुआ होगा, वुड की लकड़ी की काम हुई होगी, तो आपने देखा होगा कारपेंटर को दो लकड़ी को चिपकाते हैं या ज्वाइन करते हैं यूजिंग सम अधेसिव, जिसको एक क्या कहते हैं हम लोग, मीन्स फेविकॉल हो सकता है वो अधेसिव, या कोई और मीन्स केमिकल सब्सटेंस हो सकता है जिससे दो मीन्स लकड़ी को चिपकाया जाता है। या माइका, माइका मीन्स अ काइंड ऑफ मीन्स ग्लॉसरी सरफेस विच इज पुट ऑन द वुड। लकड़ी को सुंदर दिखाने के लिए माइका उसके ऊपर में चिपकाते हैं यूजिंग फेविकॉल या अधेसिव सब्सटेंस। सो अधेसिव मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले कोहेसिव समझते हैं फिर अधेसिव देखते हैं। सो कोहेसिव फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हम लोग कोहेसिव बोलते हैं। को मतलब मेरे जैसा ही कोई और, यानी एक मॉलिक्यूल के जैसा ही दूसरा मॉलिक्यूल, और दोनों मॉलिक्यूल के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम लोग कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। What is adhesive force? The force of attraction acting between molecules of two different material. दोनों डिफरेंट मटेरियल के बीच में जब फोर्स लगता है तो उसको हम लोग अधेसिव फोर्स कहते हैं। एग्जांपल ऑफ कोहेसिव इज फोर्स एक्टिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो प्यार होता है, जो अट्रैक्शन होता है, दैट इज कोहेसिव फोर्स। अधेसिव फोर्स क्या है बच्चा? जो फोर्स हमारा किसके बीच में होता है? पेपर एंड इंक। पेपर और इंक, अगर आप पेपर पे इंक गिराते हो तो देखते हो चिपक जाता है। या ग्लास मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल। आप कभी ग्लास में पानी पीते हो, पूरा पानी पीने के बाद अगर आप ग्लास को ध्यान से देखोगे कुछ मॉलिक्यूल्स ग्लास के सरफेस पे चिपका रहता है। बट यही आप अगर मरकरी को पोर करते हो थर्मामीटर में, थर्मामीटर में मरकरी राइज होती है एंड फिर फॉल होती है। जब फॉल होती है तो क्या कोई मरकरी के ड्रॉपलेट्स आप थर्मामीटर पे चिपका हुआ देखते हो? नहीं देखते हो। क्यों? उसका भी कारण यहीं से आता है, कोहेसिव फोर्स अधेसिव फोर्स से। समझाएंगे वो क्या होता है बहुत डिटेल में हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स एंड मर्क्यूरी मॉलिक्यूल्स पे ही बात करेंगे, क्योंकि मर्क्यूरी मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अधेसिव फोर्स बिल्कुल ही जीरो होता है। जो भी होता है मरकरी के मॉलिक्यूल्स अपने अपने से प्यार करते हैं, दे डू नॉट स्टिक टू अनदर। मरकरी मॉलिक्यूल्स को मरकरी मॉलिक्यूल से ही प्यार होता है, मरकरी मॉलिक्यूल्स को ग्लास मॉलिक्यूल से प्यार नहीं होता, इसीलिए वो चिपकते नहीं है। तो अगर आप ध्यान दोगे वो इट डज नॉट गेट स्टिक टू द सरफेस। और अगर आप मरकरी थर्मामीटर अगर गलती से आपका फूट जाता है, अगर आप गिर जाता है और वो टूट जाता है, तो आप अगर उसके मॉलिक्यूल्स को आप हाथ पे
चिपकाना चाहोगे तो देखोगे वो टूट जाएगा, बट हाथ पे चिपकता नहीं है मरकरी मॉलिक्यूल्स। The force acting between the molecules of paper and ink and blackboard and chalk. चौक के मॉलिक्यूल्स और ब्लैकबोर्ड सरफेस पे भी जो प्यार होता है दैट इज अधेसिव फोर्स, और हमारा Hg मॉलिक्यूल्स मरकरी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आपस में प्यार होता है दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। हाँ या ना? तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ आर डिफरेंट फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से अलग होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स एक सर्टेन लिमिट तक ही लग सकता है। आप बोलोगे सर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो प्यार होता है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, बट ये फोर्स तो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। जब एक मॉलिक्यूल को दूसरा मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करे दैट कैन बी ग्रेविटेशनल फोर्स एज वेल। बट लेट मी रिमाइंड यू, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट्स में भी लग सकता है, और अपना जो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये शॉर्ट रेंज है, बहुत नजदीक आएगा तभी लगता है, जब दूर जाएगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होते होते जीरो हो जाता है। बट ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो नहीं होता है, कम होता है बट जीरो नहीं होता। तो डिस्टेंस अप टू विच दिस फोर्सेस रिमेन्स इफेक्टिव इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर रेंज। जिस दूरी तक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग सकता है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड molecular range. Okay, this distance is nearly 10 to the power 9 meter, nanometers में चलता है। 10 to the power minus 9 meter तक intermolecular force of attraction का रेंज होता है। चलिए, within the limits the force increases very rapidly as the distance decreases and molecular range depends upon the nature of the substance as well. ये जो molecular range है ये nature to means different material to material vary करता है, it depends upon the nature of the substance। चलिए, हम लोगों ने देखा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर द फोर्सेस व्हिच एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन है क्या और एक्सप्लेनेशन उसका क्या दिया जाता है? तो सरफेस टेंशन को हम लोग एक फोर्स के तरीके से डिफाइन करेंगे, बट पहले समझो कि इसका कारण क्या है। सर कारण जानने से पहले समझ तो ले कि सरफेस टेंशन क्या है। सरफेस टेंशन हम लोग अगले आने वाले नेक्स्ट स्लाइड में साइंटिस्ट ने सरफेस टेंशन को फॉर्मूला वाइज कुछ डिफाइन किया है, बट पहले ऑब्जर्व करते कि नेचर में टेंडेंसी और एक ऑब्जर्वेशन देखा गया, और वो ऑब्जर्वेशन ही कारण बना एक टॉपिक का राइज होने का जिसका नाम है सरफेस टेंशन। तो वो ऑब्जर्वेशन क्या था जरा पहले देखते हैं, उसके बाद समझेंगे सरफेस टेंशन को डिफाइन कैसे किया गया। तो अगर अब मैं एक बीकर में एक मॉलिक्यूल मींस वाटर डाल लूं तो वाटर का लेवल आप ध्यान दोगे, इसमें ध्यान अगर दिख नहीं रहा होगा तो वाटर का लेवल यहां तक है। अगर मैं ब्लू पेन से दिखाऊं तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो थोड़ा सा हिट हो गया। वाटर मॉलिक्यूल का लेवल अपना, लेट मी मेक इट लेस थिक। वाटर मॉलिक्यूल अपना यहां तक है। पानी यहां तक है इस बीकर में, एंड वी आर गोना ऑब्जर्व सम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम लोग कुछ तरह के मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम डी को अगर ऑब्जर्व करें, पहले इतना थ्योरी मत देखिए, थ्योरी देख के डर जाइएगा। पहले मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूं, फिर आप ये थ्योरी को जब मैं हट जाऊंगा इसे आप पॉज करके यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। बट आप पहले ध्यान दो कि ये अपने पास एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल हम लोग अगर पानी लेते हैं बीकर में तो अपने पास बहुत तरीके के मॉलिक्यूल को हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। अगर मैं डी मॉलिक्यूल को देखूं तो इस डी मॉलिक्यूल का एक स्फेरिकल रेंज होगा अप टू विच मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हो रहा होगा। तो आप अगर देखोगे तो इस मॉलिक्यूल को in every direction it is being attracted by the different molecules of the water. So इधर भी है, इधर भी attraction, इधर भी attraction, इधर भी attraction, इधर भी attraction है। In all direction there is attractive force or intermolecular force of attraction being exerted on that molecule by the different molecules of the water. Yes or no? Yes. उसके चलते अगर आप नेट फोर्स निकालोगे इस मॉलिक्यूल पे तो व्हाट इज द नेट फोर्स? जीरो। क्यों? सारे डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बट हम लोग तीन मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करने वाले हैं। एक मॉलिक्यूल सी जिसका पेरीफेरी टॉप सरफेस ऑफ वाटर तक जा रहा है, जिसका इंटरमोलिकुलर रेंज जो जा रहा है, जो मॉलिक्यूलर रेंज है वो टॉप सरफेस तक जा रहा है। दूसरा ऐसा मॉलिक्यूल जिसका मिड पॉइंट या मॉलिक्यूल का मिड पॉइंट इज लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। दूसरा और तीसरा जो है अपना, उसका क्या हो रहा है, उसका भी अगर आप देखोगे तो उसका इंटरमोलिकुलर मॉलिक्यूलर फोर्स का मींस लेयर आप टॉप सरफेस तक जा रहा है और ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा ऊपर है। ध्यान दो, तो ये अपना अगर आप ध्यान दोगे तो मॉलिक्यूलर रेंज इसका लेवल, इसका एक लेवल तक जा रहा है जो एक्स लेवल है, एक्स वाई लेवल है। एक्स वाई लेवल इज व्हाट? एक्स वाई लेवल इज द मॉलिक्यूलर रेंज वाला लेवल ऑफ द मॉलिक्यूल जिसका मिड पॉइंट इज लाइंग ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द वाटर।
तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमने देखा जो टॉप सरफेस पे मॉलिक्यूल है उस पे नेट फोर्स अगर देखो तो बस नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ से अटैक करने के लिए कोई है ही नहीं है। एयर मॉलिक्यूल्स है, बट एयर मॉलिक्यूल्स उस ताकत के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स पे फोर्स नहीं लगा पाएगा, इसलिए हम लोगों ने नहीं लिया। Right now, we are only observing the force being exerted by the same type of molecules, that is water to water molecules. तो आप इस पे देखोगे तो नेट फोर्स अगर देखोगे तो नीचे की तरफ से, बट अगर इस पे देखोगे तो इसके वाटर मॉलिक्यूल साइड में भी है, क्योंकि वो वाटर सरफेस से थोड़ा नीचे है, तो साइड से भी थोड़ा पुल मिल रहा है। दो द नेट इनवर्ड फोर्स माइट भी नीचे, बट ये जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स है ना, सरफेस पे मॉलिक्यूल्स वाले का नेट फोर्स तो टोटल नीचे की तरफ होता है। क्यों? क्योंकि सर उसके ऊपर तो मॉलिक्यूल ही नहीं है अट्रैक्ट करने के लिए। तो नेट फोर्स ऑन दैट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनके सरफेस ऑफ वाटर वाले मॉलिक्यूल्स पे नेट फोर्स नीचे की तरफ होता है। दैट्स व्हाई दे फील अ नेट मींस इनवर्ड फोर्स टुवर्ड्स द इनर लेवल, नीचे की तरफ वो फोर्स फील करते हैं। एंड देयर इज टेंडेंसी ऑफ all the molecules of the water that are on the surface of the water being exerted downward towards the वाटर, नीचे की तरफ एग्जर्ट करने एक फोर्स उनको फील होता है, हाँ या ना? तो ये देखा गया किस मॉलिक्यूल्स के साथ? सरफेस मॉलिक्यूल्स के साथ। बट अगर अंदर वाले मॉलिक्यूल को देखें तो नेट फोर्स 0 होता है। इस वाले मॉलिक्यूल को देखें जिसका मैक्सिमम रेस्ट ऑन सरफेस तक जा रहा है, तो इसका भी नेट फोर्स अगर आप बोलोगे तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि इसको भी चारों तरफ से फोर्स लग रहा है। बट टॉप सरफेस वाले पे अगर हम नेट फोर्स देखें तो नेट फोर्स विल बी डाउनवर्ड, और नेट डाउनवर्ड फोर्स यहां 0 रिजल्टेंट, ये इंपॉर्टेंट था। तो वी आर गोइंग टू सी सम फेनोमेनन दैट विल बी हैपनिंग विद द सरफेस मॉलिक्यूल्स। सरफेस मॉलिक्यूल्स को नेट अंदर की तरफ खींचा जा रहा है, जिसके चलते दे विल बिहेव लाइक ए टाइट स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, और जिसके चलते दे वांट टू एक्वायर, दे वांट टू मिनिमाइज देयर सरफेस एरिया। वो सारे मॉलिक्यूल्स को अगर आप जो सरफेस पे उसको खींचने लगोगे, दे ट्राई टू कम एंड मिनिमाइज इट्स एरिया, क्योंकि उनको अंदर की तरफ कोई खींच रहा है, intermolecular force of attraction. That's why when all the surface molecules are being exerted by means are being exerted some force, then they tend to shape inward, and there is a stretched membrane on the surface of water, and that surface get stretched because of the inward pulling force, intermolecular force. और वो stretched membrane का फिनोमेनन ही सरफेस टेंशन कहलाता है। एक सरफेस टेंशन डेवलप हो गया किस पे? सरफेस पे। एक टेंशन डेवलप हो गया सरफेस पे, और वो बिहेव किसके तरह करता है? एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह। तो यही सब के बारे में आपको इसमें लिखा हुआ है। आपको ज्यादा इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझना है कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स इनवर्ड वाटर में है, उनको क्या होता है? उन पे नेट फोर्स 0 होता है। बट अगर मैं ऐसा मॉलिक्यूल को लो जो सरफेस ऑफ द वाटर पे है, देन देयर विल बी नेट इनवर्ड फोर्स, और उस इनवर्ड फोर्स के चलते उनकी टेंडेंसी रहती है मिनिमाइज करने की, मिनिमम आने की, अंदर आने की। तो सरफेस बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। आपको एग्जांपल दे दूं तो थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि जब आप ठंड में सोते हो तो आप अगर अपने ऊपर में पतली सी ब्लैंकेट या चादर लेते हो, व्हाट डू? यू ट्राई टू पैर के अंदर भी उसको थोड़ा सा टकअप कर लेते हो, और हेड के अंदर भी टकअप कर लेते हो, एंड दैट पतला सा ब्लैंकेट गेट स्ट्रेच्ड। तो आप देखोगे वो स्ट्रेच रहता है। बट अगर मान लो एक डेड कॉर्प्स है, एक डेड बॉडी है, उसके ऊपर में अगर मैं एक ब्लैंकेट बिछा दूं तो वो स्ट्रेच नहीं रहेगा। तो आप बातें समझ रही हो? यू कैन फील दैट स्ट्रेच मेम्ब्रेन व्हेन यू स्लीप, एंड अगर हम कोई डेड बॉडी पे रख दे तो वो देखोगे थोड़ा सा मींस काइंड ऑफ स्ट्रेच नहीं रहेगा, वो वैसे ही रहता है पड़ा हुआ। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेच मेम्ब्रेन एंड लूज मेम्ब्रेन, हाँ या ना? तो ये चीजें आप पढ़ के समझ सकते हो कि क्यों सरफेस एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरफ फील करता है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बीइंग एक्सर्टेड बाय द अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ द दैट सब्सटेंस, हाँ या ना? चलिए, तो देयर इज अ टेंडेंसी एग्जिबिटेड बाय द सरफेस टेंशन, इसी को सरफेस टेंशन कहते हैं। फिनोमेनन को सरफेस टेंशन का डेवलपमेंट कहते हैं। बट साइंटिस्ट ने, अब देख लेते हैं इफेक्ट क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि साइंटिस्ट लोगों ने सरफेस टेंशन को डिफाइन कैसे किया, उनका एक फॉर्मूला सेट करने के लिए एक लॉजिक दिया या एक फॉर्मूला सेटअप किया है। तो क्या है अपना इफेक्ट्स ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के चलते क्या क्या होता है। तो आप देखोगे स्मॉल ड्रॉपलेट्स एंड सोप बबल्स आर स्फेरिकल इन शेप। अगर नहीं भी तो आपको ये कवर पेज से भी याद रह सकता है कि जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं वो स्फेरिकल शेप के क्यों होते हैं, और वो क्यूब या स्क्वायर शेप के, क्यूब शेप के क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज फॉर ए गिवन वॉल्यूम ऑफ droplet, the minimum surface area that can be acquired is of spherical shape only.
अगर मैं एक वॉल्यूम ऑफ वाटर दे दूं और बोलूं कि इसको ऐसे, इसका ऐसा फिगर बनाओ जिसमें मिनिमम सरफेस एरिया हो, दैट इज ओनली पॉसिबल इन द स्फेरिकल शेप। तो सर सरफेस एरिया कहां से आ गया? हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। टेंशन के, सरफेस टेंशन के कारण ही बॉडी मिनिमम एरिया एक्वायर करना चाहता है। बॉडी में टेंडेंसी होती है जितना मिनिमाइज कर सके अपना एरिया, क्योंकि जितना मिनिमम एरिया उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, उतना मिनिमम एनर्जी। जितना बड़ा एरिया उतना ज्यादा एनर्जी होगा, उतना अनस्टेबल होगा। एंड नेचर में स्टेबिलिटी बहुत मैटर करता है, क्योंकि अनस्टेबिलिटी कोई नहीं चाहता। इसीलिए तो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं रिएक्शंस के बारे में। तो चलिए आगे, कारण क्या है स्मॉल, इसका इफेक्ट क्या क्या है? द स्मॉल ड्रॉपलेट्स एंड सोप बबल्स आर स्फेरिकल इन शेप। द हेयर ऑफ द ब्रश remains separated from each other inside water, but when brush is taken out, the hair stick together. जब आप देखोगे पानी में डालते हैं तो हेयर और हेयर मॉलिक्यूल्स के बीच में वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाता है, जिसके चलते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो वो हेयर फैल जाता है। बट जैसे ही बाहर लेके आते हो, देन वाटर ड्रॉपलेट्स गेट रिमूव्ड, उनका अट्रैक्शन के चलते वो चिपक जाते हैं, बहुत ही चिपके हुए फील होते हैं। हाँ या ना? तीसरा, फ्लोटेशन ऑफ द निडल ऑन वाटर। हालांकि ये एक्सपेरिमेंटेशन टाइप चीज है जो आपने देखा नहीं होगा, बट स्पाइडर को और मॉस्किटोज को आपने पानी के सरफेस पे चलते हुए देखा होगा। तो बहुत बच्चे ये सोच सकते हैं कि बॉयंट फोर्स लगता होगा सर। नो, वो सरफेस पे चलता है, पानी के अंदर नहीं चलता। जो भी सरफेस फिनोमिनन हो रहा होता है, दैट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मॉस्किटो या स्पाइडर चल सकता है तो आप भी चल सकते हो। आपका वेट बहुत ज्यादा है, और सरफेस टेंशन की वैल्यूज या फोर्स जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है, बहुत ही स्मॉल माइन्यूट लेवल पे होता है। वो वी विल सी दैट इन कमिंग स्लाइड्स। फॉर्मेशन ऑफ लेड शॉट्स, छोटे छोटे फॉर्मेशन ऑफ लेड शॉट्स जो होते हैं वो सरफेस टेंशन के कारण ही होते हैं। डर्टी क्लोथ्स बिकम ग्रीन इन हॉट डिटर्जेंट सॉल्यूशन इन कंपैरिजन टू द प्योर वाटर एट रूम टेम्परेचर। हम लोग आगे देखेंगे कि किस चीज पे सरफेस टेंशन डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाने पे सरफेस टेंशन, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या होगा? ये तो आपने केमिस्ट्री में या फिजिक्स में पहले पढ़ा होगा। सर टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है। अब सरफेस टेंशन किस चीज पे डिपेंड करता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही अगर वीक हो गया तो सरफेस टेंशन कम हो गया। अब सरफेस टेंशन कम हो गया तो वाटर का, वाटर से चिपकने का प्रॉपर्टी कम हो गया। तो हॉट वाटर में चिपकने का टेंडेंसी, वाटर से वाटर मॉलिक्यूल जो जुड़ा रहता है वो कम हो गया, वो लूज हो जाता है। तो डर्ट पार्टिकल्स गेट स्टिक टू द वाटर एंड वाटर गेट सेपरेटेड आउट। तो जिसके चलते डर्ट पार्टिकल की एफिनिटी वाटर के साथ होती है, क्योंकि वाटर सबके साथ जुड़ना चाहता है। सबसे ज्यादा टेंडेंसी वाटर की होती है, सब चीजों के साथ वो चिपकना चाहता है। तो वो डर्ट पार्टिकल के साथ तो चिपक गया, और क्योंकि हमने उस पानी को गर्म कर दिया, हॉट कर दिया है, तो वाटर और वाटर मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लूज होगा, तो वो लूज होके कपड़े के क्लोथ से निकल जाता है। हाँ या ना? इसीलिए पानी को गर्म करके हम लोग कपड़े को जब वॉश करते हैं, वो क्लोथ को वॉश करते हैं, तो गर्म पानी से करते हैं तो वो ज्यादा साफ होता है। ओके, तो हालांकि इफ यू विल यू कीप यूजिंग हॉट वाटर, द क्वालिटी ऑफ क्लोथ आल्सो गेट्स डिग्रेडेड, और वो क्लोथ का जो सिल्क या फैब्रिक है वो भी कमजोर पड़ता जाता है। दैट इज अनदर थिंग, लूजनिंग वो तो होगा ही, बट हॉट वाटर से, सोप सोल्यूशन से क्यों मीन्स हमारा डर्ट पार्टिकल निकल जाता है? क्योंकि सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है। वो हम लोग अभी आगे भी देखेंगे। सी, डिपेंडेंसी ऑफ सरफेस टेंशन किस किस चीजों पे डिपेंड करती है, यहां पे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा वही चीज। कोहेसिव फोर्स, अगर कोहेसिव फोर्स घटेगा सरफेस टेंशन घटेगा। दोज फैक्टर विच इंक्रीजेस द कोहेसिव फोर्स, जो बढ़ा दे बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इंक्रीजेस द सरफेस टेंशन। जाहिर सी बात है, सरफेस टेंशन डिपेंड्स अपॉन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल वीकेंस डाउन, देन सरफेस टेंशन विल आल्सो वीकन डाउन, इट विल डिक्रीज। एंड जिस चीज को कोहेसिव फोर्स जिस चीज से बढ़ जाएगा, सरफेस टेंशन भी बढ़ जाएगा। And those which decreases the cohesive force between the molecule decreases the surface tension. Logical है। On impurities, impurity add करने पे क्या होता है, चलिए देखते हैं। If impurity is completely soluble, then on dissolving it in the liquid, its surface tension increases. ऐसा impurity जो पानी के साथ मिल जाए तब तो surface tension increase हो जाएगा। But example, on dissolving ionic salts in a small quantity in liquid, its surface tension increase हो जाता है, क्योंकि वो completely soluble है, वो आपको दिखेगा नहीं, पानी के साथ चिपक के पानी को और स्ट्रॉन्ग बना दिया। पहले तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा था, अब जब वो डिसॉल्व हो गया तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो
अधेर हो गया है, तो पहले वाटर मॉलिक्यूल को वाटर का मींस H2O खींच रहा था, अब वो इंप्यूरिटी भी खींच रहा है, तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्ट्रांग हो गया है जो सॉल्युबल है उसके लिए। बट इफ द पार्शियली सॉल्युबल, इफ इट इज पार्शियली सॉल्युबल इन अ लिक्विड, देन सरफेस टेंशन डिक्रीज। अब क्या हो, जब पार्शियली सॉल्युबल है तब तो वाटर मॉलिक्यूल को सराउंड कर लेगा, तब वाटर और वाटर के बीच में जब उसको सराउंड कर लेगा तो उसको फोर्स लगाने ही नहीं देगा, और वाटर का अगर फोर्स नहीं लगने दे रहा है, देन इंप्यूरिटी वाला फोर्स वीक रह जाता है, जिसके चलते सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है। Because adhesive force between the insoluble impurity molecules and liquid molecules decreases and cohesive force effectively. तो अगर इम्प्योरिटी डिसॉल्वेबल है तब तो सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगा, अगर इम्प्योरिटी नॉन डिसॉल्वेबल है तो वो वाटर मॉलिक्यूल को सराउंड कर लेगा, फोर्स ऑफ कोहेशन लगाने नहीं देगा, वीकेंड कर देगा, सरफेस टेंशन वीक हो जाएगी। ऑन मिक्सिंग डिटर्जेंट्स इन वाटर इट्स सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है। जब भी सरफेस टेंशन हम डिक्रीज कर देंगे तो वो क्लोथ क्या हो जाएगा, ज्यादा साफ होगा, इंप्यूरिटीज अटैच हो जाएंगे, किससे, डिटर्जेंट सॉल्यूशन ऑन वाटर से। ऑन टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो सिंपल से अभी मैंने समझाया, टेम्परेचर बढ़ाने पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है, जिसके चलते क्या होगा, सिंस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकेंस डाउन, व्हाट विल हैपन सर, अपना सरफेस टेंशन भी वीक हो जाएगा, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मींस वाटर मॉलिक्यूल्स टू गेट अट्रैक्टेड, बिकॉज वो बॉन्ड ब्रेक होने लगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटने लगा है। नोट, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। सब अगर आपसे ये पूछा भी जाए कि सरफेस टेंशन ऑफ प्योर वाटर या वाटर का मैक्सिमम किस टेम्परेचर पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम पाया जाता है। On contamination, a kind of impurity, dust particles or lubricating materials on the liquid surface decreases its surface tension. डस्ट पार्टिकल अगर आ जाएगा सरफेस पे, देन इट विल डिक्रीज व्हाट, द सरफेस टेंशन फेनोमेनन। जो पार्टिकल्स पानी के साथ सोल्यूबल नहीं है वो सरफेस टेंशन बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, घटाएगा ही घटाएगा, घटा देगा। जो भी सॉल्युबल है वो बढ़ा देगा, जो नॉन सॉल्युबल है वो घटा देगा। तो डस्ट पार्टिकल्स जनरली पानी के साथ डिसॉल्व नहीं होता है, सॉल्ट्स डिसॉल्व होते हैं। डस्ट पार्टिकल कब से डिसॉल्व होने लगा, तो डस्ट पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते हैं, वो सरफेस को कवर कर लेते हैं, जिसके चलते सरफेस टेंशन घट जाता है। हाँ या ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नाउ आता है आपका सरफेस टेंशन का फॉर्मूला, जो साइंटिस्ट लोगों ने डिफाइन किया है। तो अभी तक सर फेनोमेनन के बारे में समझ रहे थे, थ्रू सम ऑब्जर्वेशन, थ्रू सम मींस साइंटिफिक रिसर्च वर्क, हम ये जाने कि क्या हो रहा है फेनोमेनन पे, मींस सरफेस पे, जिसके चलते एक फेनोमेनन राइज हो रहा है, जिसको सरफेस टेंशन फेनोमेनन कहते हैं। अब उसको फॉर्मूला वाइज भी डिफाइन किया गया एज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो इस चीज को डिफाइन करने का मींस ज्यादा कोई मींस ऐसा नहीं है कि ये नेचर में ऐसा ही होता है, मींस साइंटिस्ट लोगों ने डिफाइन किया यूजिंग सम हाइपोथेटिकल एजम्पशन मान के एंड कुछ ऑब्जर्वेशन देख के भी। क्या किया उन्होंने, एक इमेजिनरी लकड़ी का एक टुकड़ा लिया ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, और सोचा कि अगर एक लिक्विड के सरफेस पे एक इमेजिनरी मींस इफ यू विल टेक मींस थिन पीस ऑफ निडल, निडल या स्टिक, पतली सी लकड़ी की टुकड़ा या वुडन भी, जो मींस डजंट गेट सिंक्ड, वो सरफेस पे फ्लोट कर सके, देन force being exerted on that imaginary line which is kept on the surface of the water, that force per unit length is defined as surface tension. तो क्या कहा, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, एक इमेजिनरी लॉन्ग लेंथ का वायर या स्टिक या इमेजिनरी लाइन लिया on one side of an imaginary line, the force acting per unit length on one side, it will act on the both the sides. क्यों, और डिटेल में समझेंगे अभी। Imaginary line drawn on the pre-surface of the liquid at right angles to the line and in the plane of the liquid surface is defined as surface tension. अगर आप टॉप व्यू देखो, टॉप व्यू अगर इस बीकर में देखते हो टॉप व्यू, तो कैसा दिखेगा सर, एक इमेजिनरी लाइन दिखेगा और इस पे सरफेस टेंशन का फोर्स इधर एक्ट कर रहा होगा, फोर्स ड्यू टू surface tension, force due to surface st, force due to surface tension, force due to surface tension, फोर्स सर एक जगह नहीं लगेगा, पूरे बॉडी पे लगेगा और दोनों साइड लगेगा, एक साइड नहीं लगेगा, दोनों साइड लगता है। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन,
force due to surface tension, 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 force due to surface tension. तो सर सरफेस टेंशन को डिफाइन किया गया फोर्स एक्टिंग ऑन वन साइड ऑफ द इमेजिनरी लाइन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड surface tension. T is the surface tension. The kind of force being exerted on an imaginary line which is drawn or put on a surface of the liquid perpendicular to the line. अगर मैं इसको ऊपर से देख रहा हूं तो मुझे एक इमेजिनरी लाइन दिखेगा और उस पर फोर्स ऐसे 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 लग रहा होगा, हाँ या ना? इसीलिए मैं बोला साइंटिस्ट लोगों ने इसको फिजिकली डिफाइन किया है. आप ज्यादा मीन्स धीरे धीरे ही इस पे फील ले पाओगे जब और भी क्वेश्चंस और भी हम लोग एग्जांपल देखेंगे. शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आती है सर कैसे, बट वी विल सी दैट इन ग्रेट डिटेल इन द कमिंग एग्जांपल्स. कि फोर्स सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द वन साइड, दोनों तरफ लग रहा है तभी वो मीन्स पीट्स ऑफ स्टिक या इमेजिनरी लाइन रुका हुआ है, अदरवाइज लेफ्ट और राइट जा सकता था. तो तभी रुका हुआ है जब दोनों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है. तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. वो कितना आ जाता है सर? T इंटू एल एक साइड में, ऑन वन साइड. फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज T इंटू एल. ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. ऐसा यूनिट सरफेस टेंशन का क्या होगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ है न्यूटन पर मीटर. सर ऐसा यूनिट किसका भी होता है? सर स्प्रिंग फोर्स में K का फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन्स इफ यू रिमेंबर spring force is equal to K into X. So what is the SI unit of K? So force per unit X. तो ये सिमिलर टाइप का लग रहा है SI यूनिट और मीन्स कंसेप्ट टोटली अलग है बट सिमिलर टाइप का SI यूनिट आ रहा है क्योंकि फॉर्मूला भी कुछ सिमिलर F बाई एक्स था, यहाँ पे F बाई एल है. X क्या होता था? एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग. सो कंफ्यूज नहीं करना है. CGS यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर और SI यूनिट में जूल पर मीटर स्क्वायर भी होता है क्योंकि इसको हम लोग एनर्जी के फॉर्म में भी सीखेंगे आने वाले नेक्स्ट पार्ट में. डायमेंशन क्या होता है सर? फोर्स का लिखेंगे डिवाइडेड बाय लेंथ का कर देंगे. MLT माइनस 2 डिवाइडेड बाय L. फोर्स का डायमेंशन आपको याद होना चाहिए अच्छे से. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन. फोर्स का डायमेंशन MLT माइनस 2 होता है डिवाइडेड बाय लेंथ. तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा, MT माइनस 2 आ जाएगा, हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ सी क्वेश्चन हैज कम इन फ्रंट ऑफ अस. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कह रहा है? स्टिक ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर इज फ्लोइंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. एक स्टिक है 5 सेंटीमीटर का, सरफेस पे फ्लोट कर रहा है, पानी के अंदर नहीं गया, सरफेस पे. जब भी वर्ड सरफेस आ जाए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ये सरफेस टेंशन का फिनोमेनन है, क्वेश्चन है, नॉट बॉयंसी का. पानी अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो पानी के अंदर सबमर्ज हो गया तब वो बॉयंसी का क्वेश्चन है, बट ये किसका क्वेश्चन है? सरफेस टेंशन का. इफ वन साइड ऑफ इट हैज ए सरफेस टेंशन ऑफ 79 पर सेंटीमीटर, तो एक स्टिक है और उस पर फोर्स लगे जा रहा है. एक साइड में फोर्स पर सेंटीमीटर कितना लग रहा है? 70. और इधर कितना लग रहा है? एक साइड में, अदर साइड में कितना लग रहा है? 50 लग रहा है. ये 50 है, ये 50 है, ये 50 है, ये 50 है. ये जो लग रहा है 50 पर हर मिनट, हाँ मीटर पर हर सेंटीमीटर पे 50 का डाइन का लग रहा है. देन फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स उस पे जो लग रहा होगा. तो इन सब के बदले मैं एक फोर्स इधर दिखा दूंगा. फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑन लेफ्ट साइड या ऑन वन साइड. इसके चलते मैं दिखा दूंगा फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑन अदर साइड. तो वो फोर्स, सर फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन होता कितना है? दैट इज टेंशन इनटू लेंथ. तो अपना एक तरफ का सरफेस टेंशन दिया हुआ 79 पर सेंटीमीटर, तो एक तरफ का क्या हो जाएगा? 70 इंटू लेंथ और दूसरे तरफ का वन साइड. और फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑन अदर साइड, अदर साइड कितना है सर? टेंशन इनटू लेंथ, दैट इज 50 इंटू एल. देयरफॉर नेट एफ रिजल्टेंट कितना हो जाएगा सर? एफ ऑन सरफेस टेंशन ऑन वन साइड माइनस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑन अदर साइड. कितना हो जाएगा सर? टी कॉमन कर ले, या टी वैल्यू ऑन वन साइड minus T on other side into L. That is 50 minus 70 minus 50 is 20, means dyne per centimeter into 5. That is 100 dyne
फोर्स लग रहा होगा. 5 is the length of the stick. So in this way we can understand what is the net resultant force. और जिधर 70 लग रहा होगा उधर की तरफ वो स्टिक मूव करने लग जाएगा. सर इज दिस पॉसिबल? बट हाइपोथेटिकल assumption हैज बीन टेकन कि ऐसा बीकर है जिसके बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा, एक तरफ अलग टाइप का लिक्विड होगा, एक तरफ अलग टाइप का लिक्विड होगा, और बीच में एक इमेजिनरी स्टिक को रख दिया गया है. वो स्टिक जिधर सरफेस टेंशन ज्यादा होगा उधर मूव करने लग जाएगा. ऐसा हो सकता है अगर हाइपोथेटिकली ऐसा हम बीकर बना ले तो. अगर प्रैक्टिकली वो बना ले तो ऐसा देख सकते हैं फिनोमेना. नेक्स्ट, नाउ इंपॉर्टेंट फिनोमिनन्स दैट हैपन ड्यू टू सरफेस टेंशन के कारण आप ध्यान दो क्या होता है. जब आप एक लकड़ी के टुकड़ा या नीडल को पानी में रखते हो तो मान लो ये मेरा पानी का लेवल था शुरुआत में. बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना बच्चा. मान लो मेरा पानी का लेवल ऐसा था. आपने एक लकड़ी के टुकड़ा को, लकड़ी के या नीडल को रखा है और उसको मैग्नीफाई करके देख रहे हैं. बार बार बोले मेरे बातों को समझो, मैग्नीफाई करके देख रहे हैं. देन वो इनिशियली ऐसा था, इनिशियली. अब जब लकड़ी के टुकड़ा को या नीडल को रखा तो वो थोड़ा सा पानी को ना स्ट्रेच मेम्ब्रेन को दबा देगा. एंड दिस ऑल थिंग आर हैपनिंग एट द सरफेस ऑफ द वाटर. और यहाँ पे क्या बनेगा? वो लकड़ी का टुकड़ा होगा. ये कौन सा व्यू है? ये टॉप व्यू है कि फ्रंट व्यू है? तो आप एक बीकर को देख रहे हैं और बीकर में आप स्टिक को देख रहे हो तो आपको कौन सा व्यू दिख रहा है? ये छोटा सा गोल पॉइंट दिख रहा है. दैट व्यू यू आर सीइंग, इट इज फ्रंट व्यू. फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू नहीं है. ये कौन सा व्यू है? फ्रंट व्यू. फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू है जो आपको यहां दिख रहा है. तो सर सरफेस हमारा क्या होगा? वो सर वो थोड़ा सा सरफेस को प्रेस करेगा. क्यों? क्योंकि उसका अपना एक mg लग रहा होगा और पानी के मॉलिक्यूल्स उससे थोड़े चिपके हुए रहेंगे, थोड़ा सा दबे हुए रहेंगे बट चिपके हुए रहेंगे. हाँ या ना? पानी के चलते एक सरफेस टेंशन इस पे बॉडी पे लग रहा होगा T. सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा होगा T इंटू एल, T इंटू एल. सर वो सरफेस टेंशन जो लग रहा होगा वो बस साइड वाले पॉइंट पे ऐसे लग रहा होगा और ऐसे लग रहा होगा कि पूरे सरफेस पे लग रहा होगा? सर पूरे सरफेस पे लग रहा होगा. अगर आप ये देखो, इसको ऐसे मोड़ दूं तो वो पूरे सरफेस पे लग रहा होगा इधर और इधर. पानी थोड़ा दब गया है और वो पूरे सरफेस टेंशन पे बॉडी पे लग रहा होगा. अगर मैं यहां से बात करूं तो इस पॉइंट पे, 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 इस पॉइंट पे. इसी तरीके से हमने सरफेस टेंशन को डिफाइन भी किया है. अगर एक इमेजिनरी स्टिक रख देंगे तो उस पर पूरे बॉडी पे फोर्स लगेगा. तो थोड़ा दब गया तो वो फोर्स एक एंगल पे लगेगा क्योंकि पानी का चादर ना थोड़ा ऐसे हो गया है तो ऐसे ऐसे लगेगा. हाँ या ना? याद रखना वो वाटर जब भी हम ये इट इज अ काइंड ऑफ टेंजेंट फोर्स. तो वो टेंजेंट फोर्स पानी के लेवल से जो एंगल बनाएगा वो थीटा होगा. मान लेते वो थीटा कितना एंगल बना रहा है? तो टेंजेंट जनरली छोटा होता है. टेंजेंट का एंगल जो होता है वो मीन्स टेंजेंट का एंगल छोटा होता है, ये वाला एंगल बड़ा होगा. ये टेंजेंट बॉडी से टेंजेंट निकल रहा है तो उस साइड वाला अगर एंगल लेते तो वो छोटा होता है, ये थोड़ा सा एंगल थीटा बन रहा होगा. नाउ इफ आई विल रिजॉल्व, ऊपर में क्या आ जाएगा? सर 2TL साइन थीटा और नीचे में क्या आ जाएगा? TL कॉस थीटा और इधर क्या आ जाएगा? TL कॉस थीटा. दिस TL cos theta will cancel out और नेट ऊपर के फोर्स कितना हो गया? 2TL sin theta. This 2TL sin theta is balancing. This 2TL sin theta is balancing against what? The mg. यही mg के को बैलेंस कर रहा है और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सरफेस टेंशन के चलते कोई बॉडी सरफेस पे फ्लोट कर रहा है. यही होता है किसके साथ? सर स्पाइडर के लेग्स के साथ या मॉस्किटो के लेग्स के साथ. मॉस्किटो इसीलिए एबल टू वॉक क्योंकि वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है. उतना वेट वो उसका सह सकता है क्योंकि वो एकदम स्ट्रेच्ड है पानी. तो वी कैन से दिस 2TL sin theta is balancing its weight, balancing the weight of the needle, balancing weight of the needle. समझ में आ रहा है? वेट ऑफ द नीडल. हाँ या ना?
तो अगर ये कह रहा है कि व्हेन ए नीडल फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड surface tense liquid surface, then 2TL sin theta is balancing the mg which I have just explained. A mosquito sitting on the surface of the liquid, it is due to this means phenomenon. Maximum mass of needle which can float on the liquid surface, maximum mass, ये maximum angle कैसे हो सकता है? ये angle थीटा बढ़ते 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 90 डिग्री तक मैक्सिमम जा सकता है. सो अगर हम थीटा को मैक्स ले दें 2TL sin 90 इज m max g. हाँ या ना? वो और प्रेस करते 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 पानी का लेवल और ऊपर उठते उठते उठते, समझ में आ रहा है? काइंड ऑफ वो बहुत ज्यादा झुका सकता है पानी को. पानी मैक्सिमम ऐसे हो जाएगा. उस केस में बॉडी से जो टेंजेंट बनेगा ना, वो ऑलमोस्ट लाइक परपेंडिकुलर बनेगा. ऑलमोस्ट लाइक परपेंडिकुलर. ऑलमोस्ट लाइक परपेंडिकुलर बनेगा. समझ में आ रहा है? ऑलमोस्ट लाइक परपेंडिकुलर कैसे बन रहा है? तो यहाँ पे फोर्स देखोगे जो टेंजेंशियली पानी के सरफेस से ऐसे लग रहा है, वो कुछ ऐसा हो जाएगा. या अगर एग्जैक्टली 90 नहीं होगा तो हम लोग मान सकते हैं कि कुछ ऐसा होगा, विच इज मींस एंगल इज समथिंग लाइक 75 और 80 डिग्री. वो एंगल टेंजेंट का बहुत एकदम खड़ा है, दिख रहा है? ऑलमोस्ट लाइक वेरी स्ट्रेट. इसलिए बोला मैक्सिमम एंगल जो क्रिएट हो सकता, मैक्सिमम एंगल जो क्रिएट हो सकता है वेरी मच नियर टू 90 डिग्री हो सकता है, वेरी मच नियर टू 90 डिग्री हो सकता है. हाँ या ना? सो इट इज 2TL, यानी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकता है? पानी बहुत ज्यादा दबते दबते एकदम ऐसा हो जाएगा, ये मैक्सिमम. अदरवाइज वो फुल फिर वो टूट जाएगा, वो टूट जाके नीचे पानी के अंदर चला जाएगा. सो 2TL sin theta, 2TL sin 90 is equal to mg max. So maximum mass can be 2TL by g. And you can see, sir, you will see कि पानी का जो सरफेस टेंशन होता है वो कांस्टेंट होता है. इट्स काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड. सरफेस टेंशन T जो होता है ना, वो प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड होता है. डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होता है, बट एट डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर. पानी को ही गर्म कर दो तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा. तो सरफेस टेंशन इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, जो क्वेश्चंस में कांस्टेंट के तरीके से दिया रहेगा. तो जितना ये वैल्यू बहुत कम होता है. ऐसा नहीं कि ये मास एक हाथी या हम लोग के वेट को सह सकता है. ये मच्छर मीन्स मॉस्किटो, स्पाइडर, मीन्स बहुत छोटे छोटे जीव जंतु, कीटाणु, एंड्स, चींटी, ये सबको सह सकता है. हाँ या ना? चलो और आगे बढ़ते हैं. इसी के बेसिस पे और एग्जांपल्स हैं जो हम समझना चाहते हैं, देखते हैं. इफ द नीडल इज लिफ्टेड फ्रॉम द लिक्विड सरफेस देन रिक्वायर्ड एक्सेस फोर्स कितना होगा? तो ध्यान से देखो, जब हम एक नीडल को रखे रहते हैं तो नीडल के मॉलिक्यूल से पानी थोड़ा चिपका रहता है, क्योंकि वाटर हैज ऑलवेज टेंडेंसी टू गेट अधेयर. जब हम लिक्विड मींस नीडल को ऊपर पुश करने लगेंगे, ऊपर खींचने लगेंगे, तो आप ये चीज फील कर सकते हो. आप अपने हाथ को ना पानी में डालो और देखो देखो देखो, जब खींचोगे ना तो पानी आपके दोनों मींस उंगली के बीच में थोड़ा ऊपर उठेगा, राइज करता है, और वो एक कनकेव मिनिस्कस टाइप बनाता है. थोड़ा ऑब्जर्व करना, देखना, थोड़ा देर तक जैसे जैसे आप हाथ उठा रहे हो पानी चिपका रहेगा, एंड इट विल ट्राई टू गेट अधीयर. जैसे जैसे आप हाथ ऊपर भी उठा रहे हो तो वो चिपका हुआ रहेगा, आपको एक कनकेव मिनिस्कस टाइप में दिखता है. उसी तरीके से जब हम नीडल को ऊपर उठाते हैं, बहुत धीरे से एकदम धागा से लगाओ और वो फोर्स बहुत धीरे धीरे घुमाओ, तो वो धीरे धीरे लिफ्ट हो रहा है, तो आपको दिखेगा पानी अटैच्ड होके ऐसा दिखता है कुछ. आप ये चीज सब मैं बार बार बोला, बहुत माइन्यूट लेवल पे चलता है. ऐसा नहीं कि आपको तुरंत दिख जाएगा, हाँ बहुत ऑब्जर्विंग मींस फिजिकल क्वांटिटी जो दिखता है, नो, बहुत माइन्यूट लेवल पे ये सब चीज चलता है. आप हाथ वाला ही फेनोमेनन करके देखना, तो ये उठा दो नहीं दिखेगा. बहुत लूज धीरे 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 उठाओगे ना, तो वो पानी चिपका हुआ एक मिनिस्कस टाइप दिखेगा, पानी धीरे धीरे उठता है उसके साथ. वही चीज यहाँ भी होने वाला है. पानी का मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हो जैसे वैसे अधेयर रहता है, एंड सरफेस फेनोमेनन आप सरफेस टेंशन का फोर्स भी दिखा सकते हो ऐसे करके. जब बॉडी को उठा रहे होगे तो बॉडी पे नीचे की तरफ सरफेस टेंशन लग रहा होगा. सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड. लिक्विड स्ट्रेच हो रहा है तो वो खींचना चाहेगा उसको, क्योंकि लिक्विड किसके चलते स्ट्रेच हो रहा है? बॉडी ऊपर जा रहा है तो बॉडी से वो अटैच हो गया है और वो स्ट्रेच होते जा रहा है. बट सरफेस टेंशन इज द फिनोमेनन विथ विच वाटर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड. तो वाटर मॉलिक्यूल खिंचाएगा. ये फोर्स किसके किसके? सरफेस टेंशन पानी के मॉलिक्यूल्स पे लग रहा है. और पानी किसके साथ चिपक चुका है? नीडल के साथ. क्यों? क्योंकि पानी की अधेयर वाली प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होता है. फोर्स ऑफ अधेशन पानी का बहुत ज्यादा होता है. पानी चिपकना बहुत चाहता है दूसरे बॉडीज के साथ, बट मरकरी नहीं चिपकता. मरकरी अपने मॉलिक्यूल से ही प्यार करता है. ये चीज आपको मरकरी में नहीं दिखेगा. किस में दिखेगा? पानी में दिखेगा. मरकरी का सरफेस टेंशन बहुत लो होता है, बट इसका सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होता है. आई होप यू माइट बी गेटिंग इट.
कि पानी नीडल के ऊपर उठा रहे हैं तो पानी ऊपर उठते जा रहा है, हल्का सा, ऐसा नहीं कि तुरंत उठा देना, बहुत माइन्यूट लेवल पर आप उठा रहे हो तो पानी उसके साथ उठता जा रहा है, बट पानी पे सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा होगा क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स को खींच रहा है, कौन, दूसरा पानी का मॉलिक्यूल्स, तो जिसके चलते वो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, पूरे लेंथ पे लगेगा क्योंकि पूरा लेंथ पानी से अटैच्ड। हाँ या ना, ऐसा थोड़ी कि आपने नीडल को खड़ा करके पानी के सरफेस पे रखा, ऐसे मींस हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखा है, तो पानी का मॉलिक्यूल्स पूरे सरफेस से अटैच्ड है, जब आप उठाओगे तो पानी का मॉलिक्यूल्स उसके साथ उठेगा, तो पूरा फोर्स पूरे मॉलिक्यूल लेंथ पे लगेगा। देन एफ एक्सेस कितना लगाना पड़ेगा आपको उसको उठाने के लिए, सर एक mg तो नीचे लग ही रहा था, एक्सेस कितना लगाना पड़ेगा, सर जो उसका वेट है उतना फोर्स तो लगाना ही पड़ता है, एक्सेस उसके अलावा तो सरफेस टेंशन वाले फोर्स का, तो सर एफ एक्सेस इज इक्वल टू एक तरफ से टीएल और दूसरे तरफ से भी टीएल, तो 2TL लगता है, कितना लगता है एफ एक्सेस इज हाउ मच, एक्सेस इज 2 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, क्यों 2 टाइम्स सर लिक्विड ये ऐसा रखा हुआ तो ये इधर से भी लग रहा होगा और इस साइड से भी लग रहा होगा, तो आप देख भी सकते हो इधर से भी टेंशन इधर से भी टेंशन, 2 टाइम्स ऑफ टीएल। सर यहाँ पे थीटा क्यों नहीं लिया, हम मान के चल रहे हैं कि जब उठा रहे थे तो ऑलमोस्ट लाइक परपेंडिकुलर हो रहा है वो फोर्स, ऐसे ऐसे, तो ऑलमोस्ट लाइक थीटा बहुत कम है, तो कॉस थीटा लेंगे तो कॉस थीटा नियरली इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो वो परपेंडिकुलर बन रहा है ऐसा सोचिए, तो एफ एक्सिस इज 2TL, मैक्सिमम एफ एक्सिस जो आपको लगाना पड़ेगा 2TL लगाना पड़ेगा, हाँ या ना, जो पूरे लेंथ पे होगा एक साइड से दूसरे साइड से भी 2 टाइम्स, ये फोर्स बराबर कितना होगा, एफ मिनिमम कितना है, एफ मिनिमम आपको कितना लगाना पड़ेगा, सर उसके वेट है जितना तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा, प्लस 2TL भी लगाना पड़ेगा, इतना मिनिमम लगाएंगे तो उठ जाएगा, इससे ज्यादा लगाएंगे तो ऑब्वियसली उठ जाएगा, अगर इतना तो लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा मिनिमम आपको ताकि उसको उठा सके। हाँ, हालांकि ये सरफेस टेंशन का फोर्स बहुत छोटा होता है, तो ये मींस काइंड ऑफ मींस चीटी लोग उसको उठा रहा होगा, तब समझिए ये ज्यादा अच्छे से आप फील कर सकते हैं। देखिए ये सब सर्टेन डिफरेंट फेनोमेनन्स है जहां पे सरफेस टेंशन का फोर्स लगा है, इसको समझते हैं हम लोग। रिक्वायर्ड एक्सेस फोर्स फॉर ए सर्कुलर थिक रिंग, अगर आप एक मोटा रिंग ले रहे हो तो सरफेस टेंशन पूरे पेरीफेरी पे जब आप उठाओगे तो पूरे पेरीफेरी के बाहर वाले पेरीफेरी पे तो लगेगा ही लगेगा, सरफेस टेंशन का फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या होता है, सर फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या होता है, सर सरफेस टेंशन पानी की इनटू पूरे लेंथ पे, तो कौन से लेंथ पे, इस रिंग का क्या होगा 2πr2, और एक अंदर वाले रिंग के भी, क्योंकि अंदर वाला रिंग भी खोखला है, तो जब आप रिंग उठा रहे हैं ना तो इस साइड से भी खींचा जा रहा है और अंदर वाले सरफेस पे भी लग रहा होगा, तो काइंड ऑफ ये फोर्स यहाँ पूरे बॉडी पे लग रहा होगा और ये इस वाले पे भी लग रहा होगा, आप ध्यान से समझो, समझ में आ रहा है, वो पानी का जो उठाओगे तो पूरे इस वाले रिंग पे भी लगेगा और अंदर वाले रिंग पे भी लग रहा होगा, समझ में आ रहा है, अगर मैं ऐसे देखूं तो बाहर वाले रिंग पे भी लग रहा होगा और अंदर में गोला होगा उस पे भी नीचे लग रहा होगा, जब हम उठाएंगे उसको तो क्या हो जाएगा, सर टी तो हमें पता है, लेंथ क्या हो जाएगा 2πr2, 2πr1 या जो भी है, जो रेडियस बाहर का 2πr1 प्लस अंदर का रेडियस 2πr2, रेडियस r2 है तो 2πr2, दैट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ ए रिंग, तो टोटल कितना हो जाएगा सर 2πt इंटू R1 प्लस R2, याद नहीं रखना है, समझ सकते हैं, सो सरफेस एक्सेस फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, एफ एक्सेस इज इक्वल टू, सर एक्स्ट्रा कितना mg के अलावा कितना, तो टेंशन इंटू 2πr1 प्लस 2πr2, दो जगह लग रहा है, एक बाहर वाले सरफेस पे भी सरफेस टेंशन लग रहा है पूरे लेंथ पे, एंड अंदर वाले सर्कुलर सर्कमफेरेंस पे भी लग रहा है, बातें समझ में आ रही होंगी। क्यों थिक रिंग था, अब है सर्कुलर रिंग, पतला रिंग है, बहुत ही पतला रिंग है, एक ही पूरे सरफेस पे लगेगा, सो अब ध्यान दो, अगर एक पतली सी रिंग भी है, पतली सी भी रिंग है तो उसकी कुछ तो थिकनेस होगी, तो बाहर वाले थिकनेस पे भी लगेगी और अंदर वाले थिकनेस पे भी लगेगी, और उसके रेडियस का मीन्स आप ध्यान से समझ नहीं रहे हो, अगर उसकी मैं कैसे समझाऊं आपको, डू वी हैव समथिंग लाइक सर्कुलर, मीन्स आप इस चीज को समझो कि अगर इफ यू कंसिडर दिस माई एज माई रिंग मीन्स फिंगर शेप एज रिंग, तो एक इस साइड से भी लग रही होगी और एक इस साइड से भी लग रही होगी, सर ये थिकनेस अगर बहुत पतली है तो हम लोग सेंटर से ये दूरी r मान सकते हैं और बाहर वाली से रेडियस भी r ही मान सकते हैं, इसलिए अंदर साइड से भी लग रही है बाहर साइड से भी लग रही है, इसलिए क्या हो जाएगी सर t इंटू 2πr प्लस 2πr, सो 2
क्या लिख सकते हैं? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू टेंशन इनटू 2 पाई आर, एक बाहर वाला तरफ से एक अंदर वाले तरफ से भी लगेगा 2 पाई आर, इसलिए 4 पाई आर इंटू टी, टी इंटू 4 पाई आर या 4 पाई आर इंटू टी. This is the surface tension force acting on the surface of the water when we try to pull it up. ये फोर्स सरफेस टेंशन का नीचे की तरफ उसको खींचेगा, जिससे मुझे और एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम इट्स mg. एक्स्ट्रा mg तो लगाना ही पड़ता, एक्स्ट्रा कितना लगाना पड़ रहा है ड्यू टू सरफेस टेंशन? 4 पाई आर इंटू टी. हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. सर डिस्क है अपना, तो डिस्क अगर देखोगे तो डिस्क के सरफेस पे ही लग रहा है चारों तरफ से, इसलिए टी इंटू 2 पाई आर. इसमें तो 2 पाई आर होगा, इसमें ऐसा नहीं है कि दो सरफेस है. रिंग में अगर आप देखोगे तो बाहर भी एयर अंदर भी एयर, एक पतली सी थिकनेस, एक बाहर वाले एयर वाले तरफ के साइड से, एक अंदर वाले एयर वाले तरफ के साइड से. बट डिस्क में तो एक ही लगेगा चारों तरफ से, दैट इज 2 पाई आर. डिस्क में कोई अंदर एयर नहीं होता है, तो अंदर में पूरा सरफेस होता है, तो वो सरफेस पे लगेगा उसके तरफ से. जब आप उठाओगे तो उसके सरफेस से वो अटैच होना चाहता है. सो 2 पाई आर इंटू टी. ये क्या अपने पास? रिक्वायर्ड एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड फॉर स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइडल. अब बस फ्रेम है, इफ यू थिंक इट हैज वन फ्रेम, एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा और एक ऐसा, तो एक फ्रेम बन रहा है स्क्वायर फ्रेम. इसमें कितना लगाना पड़ता है सर? इधर से टी इंटू एल और उस साइड से टी इंटू एल. एक फ्रेम पे कितना? 2 इंटू टी इंटू एल. तो 8 फ्रेम पे कितना? 2 इंटू टी इंटू एल इंटू 4 टाइम्स. सो 2, ध्यान से समझिए, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू 2 टी एल इंटू 4. ये इस फॉर्म में याद रखिए. 2 टी एल, एक रॉड पे कितना होता है? 2 टी एल. सर एक इधर से टी एल, एक उस साइड से टी एल, तो ये तो हम लोग पहले ही बेसिक किए हैं, तो 4 हो जाएगा. एक्सेस फॉर स्क्वायर लैमिना ऑफ साइडल, तो ये हम लोग स्क्वायर लैमिना. अब ये लैमिना, ये प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है, ना कि 4 रॉड्स है. प्लेट जब होगा तो प्लेट के बीच में एयर थोड़ी होता है. प्लेट के बीच में क्या होता है? प्लेट इट इज कंपोज, इट इज फिल्ड फुल्ली विद द प्लेट, मींस इट्स अ 2D बॉडी. तो साइड से ही बस लगेगा, दैट इज हाउ मच सर? 4t इंटू एल. कितना हो जाएगा? अगर प्लेट है तो प्लेट के पूरे पेरीफेरी पे लगेगा. पेरीफेरी ऑफ मींस स्क्वायर प्लेट क्या होता है? 4 इंटू एल. सो 4 इंटू टी इंटू एल फॉर स्क्वायर प्लेट. बट अगर रॉड्स की बात करें तो 2 टी एल इंटू 4. और रेक्टेंगुलर फ्रेम है, रेक्टेंगुलर फ्रेम विथ लेंथ एल विथ बी. तो फिर वही बात हो जाएगी, एक फ्रेम पे कितना होगा? एक फ्रेम पे ये 40 हो जाएगा, तो 4t एल इंटू बी, 4 टाइम्स ऑफ एल इंटू बी. अगर मैं स्क्वायर, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, मतलब एक लंबा सा रॉड, फिर एक लंबा ये रॉड, एक बी वाला, फिर एल, फिर बी. प्लेट नहीं है, वो फ्रेम है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्रेम एंड प्लेट. फ्रेम में बस रॉड होता है. एक रॉड पे कितना हो जाएगा सर? 2t इंटू एल, 2t इंटू एल, एल और एल पे 2t इंटू एल, 2t इंटू एल, 4t इंटू एल, 2t इंटू बी, 2t इंटू बी, 4t इंटू बी. सो 4t कॉमन लेंगे, एल प्लस बी. इसलिए कह रहा हूं इमेजिन करो तो ज्यादा बढ़िया है. यू हैव टू इमेजिन. फ्रेम मीन्स रॉड्स, 4 रॉड से कंपोज्ड है. प्लेट मतलब प्रॉपर प्लेट, प्लेट के पेरीफेरी पे लगता है, रॉड्स के दोनों तरफ लगता है, रिंग के दोनों तरफ, क्योंकि रिंग के अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है, तो बाहर वाले आउटर वाले रिंग के तरफ जो पानी अटैच होगा, अंदर वाले तरफ जो अटैच होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ आर. अगर थिक है तो मीन्स थिक है तो रेडियस लेना पड़ेगा 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई आर 1, 2 पाई आर 2. हाँ या ना? सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चलिए इसको सॉल्व करते हैं. इसको सॉल्व करते हैं, क्या दिया हुआ है आप लोग भी ट्राई करिए, देखते हैं. द लेंथ ऑफ द नीडल फ्लोटिंग इन द वाटर इज 4 सेंटीमीटर. सो लेंथ ऑफ द नीडल इज गिवन 4 सेंटीमीटर. कैलकुलेट द एडिशनल फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द नीडल आउट ऑफ द वाटर. एक नीडल को ऊपर उठाने के लिए फोर्स एक्सेस कितना चाहिए सर? टेंशन इंटू लेंथ इंटू 2 टाइम्स. क्योंकि अगर नीडल का बात करिए, फ्रंट व्यू है, तो पानी से जब हम उठा रहे होंगे तो पानी इसके साथ अटैच्ड हो जाएगा. तो पानी को, इस बॉडी को पानी इधर से भी खींचेगा, इधर से भी खींचेगा, क्योंकि पानी चिपक गया है और पानी पानी को खींचना चाहता तो खींचेगा. सर इधर भी टी, इधर भी टी, ये थीटा बहुत कम होता है, दिस थीटा इज वेरी लेस. तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा सर? 2t cos थीटा. और थीटा इज वेरी स्मॉल, क्योंकि वो टेंजेंट है, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो वो कितना हो जाता है? सरफेस टेंशन के चलते जो फोर्स होता है ना, वो T इंटू एल होता है, T इंटू एल होता है.
So 2TL. तो थीटा इज स्मॉल देन फोर्स बिकम्स 2TL. वो फोर्स कितना बन जाएगा 2TL. सो फोर्स एक्सेस कितना लगेगा 2 टाइम्स 2TL. सो 2 इंटू सरफेस टेंशन कितना दिया हुआ वाटर का. आई टोल्ड यू इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ वाटर सरफेस टेंशन. सो 7 इंटू 10 इंटू माइनस 2 इंटू व्हाट इज द लेंथ ऑफ द नीडल. लेंथ ऑफ द नीडल इज 4 सेंटीमीटर गिवन. सो 4 डिवाइडेड बाई 100 क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना बाकी सब ऐसा यूनिट में. सो व्हाट इट विल बिकम 7 2 जा 14 14 4 जा 56. 56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और 5.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन. हाँ या ना. सो वेरी इजी. नेक्स्ट आगे काम करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. या अ सॉफ्ट फिल्म. रिमेंबर फिल्म जब भी आता है इट हैज रिमेंबर 2 सरफेसेस. बहुत इंपॉर्टेंट है. फिल्म हो मीन्स आई एम लेटिंग यू नो बाय वन स्लाइड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फिल्म आपको सरफेस टेंशन के चैप्टर में जैसी वर्ड फिल्म मिले याद रखिएगा 2 सरफेसेस. फिल्म के पास कितने सरफेस होते हैं 2 सरफेस. सोप बबल के पास ये 2 पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखिएगा. सोप बबल के पास 2 सरफेसेस. तो इसके लिए ऑटोमेटिकली हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एक सरफेस भी खींचता है दूसरा सरफेस भी खींचता है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. फिल्म 2 सरफेसेस. सोप 2 सरफेसेस. लिक्विड ड्रॉप के पास एक सरफेस होता है. बाकी सबके पास एक ही सरफेस होता है. बस फिल्म जैसे ही बोलेगा 2 सरफेस. सोप बबल 2 सरफेस. याद रखिएगा. तो जैसे ही ये फिल्म बोल रहा है मतलब इस रॉड पे फोर्स इधर से भी लग रहा है एक सरफेस की तरफ से और दूसरे सरफेस की तरफ से भी लग रही है इस पे फोर्स. दूसरे सरफेस के तरफ से भी लग रही है फोर्स. सो इफ अ सोप फिल्म. अगर ध्यान दो एक फोर्स इसके नीचे तरफ में फिल्म नहीं है बस ऊपर में है. तो अगर एक 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 ये पेन है एक ऊपर से लेयर है और एक नीचे से लेयर है तो वो भी मीन्स अगर आप ध्यान दो और आपके तरफ मान लो फिल्म है तो एक ऊपर से भी खींचेगा और एक नीचे साइड से भी खींचेगा क्योंकि उसके पास 2 लेयर्स है. पहले क्या हो रहा था सर हम एक नीडल को डाल देते तो लेफ्ट साइड भी वाटर था राइट साइड में भी वाटर था इसलिए खींच रहा था. इस बार में सिर्फ एक ही साइड वाटर है या फिल्म है लिक्विड सॉल्यूशन है जिसको सोप फिल्म बोला जा रहा है. तो सर एक ही साइड है तो टी इंटू एल लगना चाहिए था. बट 2 इंटू टी इंटू एल इसलिए लगता है क्योंकि एक ऊपर में लेयर होता है एक नीचे में लेयर होता है 2 लेयर से बना हुआ है इसलिए 2 मल्टीप्लाई होता है. सर आप पहले भी तो 2 मल्टीप्लाई कर रहे थे. नो 2 इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे थे जब भी हम टॉप सोल्यूशन टॉप व्यू देख रहे थे तो लेफ्ट साइड में भी लिक्विड थी राइट साइड में भी लिक्विड थी. एक इधर से टी इंटू एल लग रहा था और एक इधर से टी इंटू एल लग रहा था. इस बार सर दोनों तरफ तो नहीं है फिर भी 2. यस वाई बिकॉज इट इज फिल्म. अगर ये फिल्म नहीं होता बस कोई नॉर्मल होता फिल्म नहीं मेंशन होता ना बस टी इंटू एल करते तब 2 इंटू नहीं करते. ये फिल्म है. आपको सबसे पहले क्वेश्चन में देख के क्या देख खोजना है फिल्म को खोजना है. फिल्म 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 मतलब 2 सरफेसेस. तो a soap film is formed on the frame then find the radius of the wire to maintain the equilibrium. कितना रेडियस होना चाहिए वायर का टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम. अब ध्यान से समझो ये सोप सॉल्यूशन की टेंडेंसी हमेशा रहेगी सिकुड़ने की. क्यों? क्योंकि सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स ऑफ द सोप को अंदर खींचेगा दूसरे सरफेस के मॉलिक्यूल्स. अब उससे अटैच्ड एक पतला सा वायर है तो वायर सोप सॉल्यूशन से ऑलमोस्ट लाइक थोड़ा सा चिपका हुआ अधेयर्ड है क्योंकि सोप मॉलिक्यूल्स वायर मॉलिक्यूल से थोड़ा चिपका हुआ है. और ये वायर ऐसा नहीं कि बहुत हैवी है. इसकी अभी आपको पता चल जाएगा कितना मास होना चाहिए. बहुत बहुत पतला मच्छर वाला वेट वाला वायर है. ये मॉस्किटो के वेट के बराबर वायर है. तो फोर्स ऊपर कौन खींच रहा होगा क्योंकि सोप film molecules are adhered to the wire and soap molecules what means have an inward pull due to the surface tension phenomenon. This wire will also get inward pull and एक maximum इस पे क्या लग रहा होगा अपना खुद का एक वेट लग रहा होगा mg जो बैलेंस कर रहा होगा ऊपर के फोर्स सरफेस टेंशन के चलते. तो वो वायर कहीं रुका हुआ होगा. सर वो वायर इतना ज्यादा वायर की वेट है कि वो ऊपर नहीं बहुत ही लाइट है बहुत लाइट. ये सब फेनोमेनन आप देख सकते कर सकते हैं मीन्स ये किया भी जाता है. आपको अगर यूट्यूब पे खोजोगे तो दिखता है आपको.
तो बेसिकली क्या हो रहा होगा सर, ऊपर में सरफेस टेंशन फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज बैलेंसिंग द वेट ऑफ द वायर, वेट ऑफ वायर। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा सर, टी इंटू एल होता, सर टी इंटू एल कहां होता था, टू इंटू टी इंटू एल होता था। अरे भाई टू इंटू टी इंटू एल उसमें होता था जब लेफ्ट साइड फ्लूइड राइट साइड फ्लूइड, तब हम लोग टी इंटू एल और टी इंटू एल करते थे यार। अगर आप याद करो तो ऐसे था, तो इधर से भी टेंशन, इधर से भी सरफेस टेंशन इनटू एल, इधर से भी सरफेस टेंशन इनटू एल, दोनों तरफ से लगता था। तो जब वो ऊपर उठाते थे तो नेट इनवर्ड पुल पूरे लेंथ पे पानी का आता था टू, एक तरफ से टी इंटू एल, एक तरफ से भी टी इंटू एल, दैट इज टू टी एल कॉस थीटा। बट इस बार में सर एक टी इंटू एल ड्यू टू फिल्म का एक लेयर के चलते, दूसरे लेयर के चलते टी इंटू एल, दैट्स वाई टू इंटू टी इंटू एल, हाँ या ना, इज इक्वल टू वेट। वेट क्या होता है सर, एम जी। अब आपसे क्या बोल रहा है, सरफेस टेंशन तो दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ वायर, क्योंकि जब भी मास ना देके डेंसिटी दे दे, देन यू हैव टू कन्वर्ट मास इनटू वॉल्यूम। 2 इंटू टी इंटू एल इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। अगर बात करें तो 2 इंटू टी, अब पुट कर देते हैं ना वैल्यूज सर, 2 इंटू सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सोल्यूशन दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 3 सॉरी, इंटू व्हाट इज द लेंथ, मुझे नहीं पता लेंथ, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ। इसकी वायर की वॉल्यूम क्या होती है, सिलेंडर शेप का होता है, एरिया इंटू लेंथ कर देंगे, हाइट, हाइट इज लेंथ ओनली, इंटू रो इंटू जी। सर तो लेंथ से लेंथ कट जाएगा 2, और यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू रो कितना है 5 बाई पाई, 5 बाई पाई इंटू जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू 10 यूज करनी है, इंटू 10। सो 10 से 10 चला जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा, और रेडियस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। सर अगर एक और ऊपर में 10 ले ले तो रेडियस स्क्वायर इज नथिंग बट 10/2 इंटू ऊपर में 10 टू द पावर माइनस 4। तो रेडियस इज नथिंग, सॉरी 10/2 नहीं 10/5 ले लेते हैं, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करके 10 टू द पावर माइनस 4 कर दिया है। सो रेडियस इज समथिंग लाइक रूट 2 टाइम्स ऑफ 10 टू द पावर माइनस 2, सो 1.414 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। सो बेसिकली 0 पॉइंट अगर पीछे लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, सो 14 mm, 14.14 mm मिलीमीटर होनी चाहिए, हाँ है ना। रेडियस कितना होना चाहिए 14.14 mm फॉर दिस वायर टू कीप ऑन हैंगिंग एट दैट प्लेस वेयर इट इज हैंगिंग टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है, सरफेस टेंशन के चलते वो अंदर खिंचाना चाहेगा और वेट के चलते बैलेंस हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चलिए, रिजिड रिंग ऑफ ए, रिजिड रिंग ए एंड अ thin rigid disc is also there B, made up of the same material, दोनों का मटेरियल सेम है, यानी रो सेम है, रो सेम है। When gently placed on water, जब धीरे से पानी पे ऊपर रखा जाता है, just manage to float ड्यू टू सरफेस टेंशन, एग्जैक्टली लिखे हुए ड्यू टू सरफेस टेंशन। सो आपको ये क्वेश्चन सरफेस टेंशन समझ के एक्सप्लेन करना है, और ये नहीं सोचना है कि रिंग पानी के अंदर में कुछ पार्ट डूबा हुआ बुओयंसी, नो, सरफेस टेंशन पे as shown in the figure both the rings and the disk have the same radius, दोनों के रेडियस सेम है। then what can you conclude about their masses? सर फॉर रिंग और डिस्क अलग अलग लिख सकते हैं हम, ये रिंग एंड डिस्क, व्हाट कैन बी से, सर रिंग का रेडियस सेम है, बट आप ध्यान दो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज बैलेंसिंग द वेट। सर फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन दोनों में लग रहा है, बट इसका जो सरफेस टेंशन का फोर्स होगा ना रिंग का, वो अलग होता है, दैट इज सर बाहर वाले सरफेस पे भी 2πr टी इंटू 2πr बाहर वाले, और अंदर की तरफ से भी मैंने अभी बताया कि रिंग है तो रिंग के अंदर में भी एयर, बाहर में भी एयर, अंदर में भी वाटर होगा तो साइड से खींच रहा होगा, और बाहर में भी वाटर होगा तो खींच रहा होगा, टी इंटू 2πr इंटू 2 टाइम्स, और क्योंकि उसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है इसलिए 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, इज बैलेंसिंग द वेट। और यहाँ पे सरफेस टेंशन डिस्क का तो एक ही होगा, डिस्क के बस बाहर से 2πr इज बैलेंसिंग द वेट। हियर दोनों के क्या मासेस के अबाउट, सर यहाँ पे अगर दोनों तो अगर डिवाइड कर दिए एक्सप्रेशन 1 m1 और ये m ऑफ रिंग ले ले r, और यहाँ पे m ऑफ डिस्क ले ले, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को डिवाइड कर देते 1 डिवाइडेड बाई 2। तो सर यहाँ पे देख पा रहे हैं
4 pi r into t इज इक्वल टू m इंटू आर बाई इंटू जी, और यहाँ 2 पाई आर इंटू टी इज इक्वल टू मास ऑफ डिस्क इंटू जी। अगर डिवाइड करूं तो पाई आर इंटू टी, ये 2 बाई 1 इज इक्वल टू m ऑफ रिंग बाई m ऑफ डिस्क। सो वी कैन से a mass of ring is twice the mass of the disk, यानी डिस्क हल्का होगा, रिंग भारी होगा, देन इट इज बीइंग बैलेंस्ड। दोनों में इस तरह की रिलेशन होगी, तभी बैलेंस हो रहा है। आपको क्या याद रखना था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वाज, ये 2 क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है कि रिंग आप देखोगे तो रिंग के आउटर वाले पेरीफेरी पे भी चारों मींस सर्कुलर वे में फोर्स लग रहा होगा, इनर वाले पेरीफेरी पे भी लग रहा होगा फोर्स, क्योंकि बाहर तरफ से भी वाटर है, अंदर तरफ से भी बीच में वाटर होता है। इमेजिन द रिंग प्लेस्ड ऑन अ लिक्विड सरफेस, तब आप चीजें समझ सकते हैं, हाँ या ना? Fifth question, and let it be the last question for today. Find the maximum weight of the needle which can float on water having surface tension इतना and the length of the needle be 1 centimeter. तो अगर आप सर्फ वाटर पे देखते हैं, मीन्स नीडल के फ्रंट व्यू को देख रहे हैं, आपको मैक्सिमम ऐसे होगा, मैक्सिमम वेट कितना फ्लोट कर सकता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ऊपर में क्या, एक सरफेस टेंशन T इंटू एल और इधर से T इंटू एल, तो नेट ऊपर की तरफ कितना फोर्स हो गया सर? ऊपर की तरफ नेट फोर्स हो गया 2TL साइन थीटा इज बैलेंसिंग द mg, in balancing the, don't show it with the green pen is for the resolved forces. So we can say 2TL is equal 2TL sin theta is equal to mg. For maximum weight जब बहुत ज्यादा वेट रखने लगेंगे, फॉर मैक्सिमम वेट ऐसा सिनारियो हो जाएगा कुछ, समझ में आ रहा है? मैक्सिमम बहुत भारी होगा तो बहुत ज्यादा झुकेगा और उस समय ऐसा मैक्सिमम होगा, उस समय में सरफेस टेंशन वाला चीज देखोगे एकदम ये हो जाएगा, ऐसा फोर्स हो जाएगा, ऑलमोस्ट लाइक 90 डिग्री बना रहा होगा सरफेस से। अगर मैं बात करूं तो 90 डिग्री बना रहा होगा, 90 डिग्री बन रहा होगा। देन बेसिकली इट विल बिकम फॉर मैक्सिमम वेट मैक्सिमम सर 2TL साइन 90 यूज हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू mg। सो मास इज इक्वल टू मैक्सिमम वेट, पूछा कि मैक्सिमम मास, मैक्सिमम वेट, सो mg मैक्स इज इक्वल टू सर mg मैक्स इज इक्वल टू टू इंटू टी इंटू एल। सो 2 इंटू what is surface tension 0.073 into what is the length 1/100. So say 3 2 6 7 4 2 14 3 na into 10 to the power minus 2. So 1.46 into 10 to the power minus 3 weight is Newton. That is the maximum weight which it can means feel with this surface tension quality, m 0.073 Newton per meter. हाँ या ना? Yeah, let it be this for today. And this was all for surface tension phenomenon formula based on the surface tension force. और इससे हमें समझ में आता है कि बॉडी कैसे सरफेस टेंशन के चलते फ्लोट करता है सरफेस पे, किस तरीके से फोर्स लगता है सरफेस टेंशन का पूरे लेंथ ऑफ द बॉडी पे, एंड इट इज मैनेज सेम इन द केस ऑफ मींस एंड्स, मॉस्किटोज एंड स्पाइडर्स, एंड कैसे अधेयर और चिपकने की प्रॉपर्टी होती है वाटर की, एंड स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सरफेस एनर्जी पे बात करेंगे एंड सरफेस टेंशन पे और आगे चर्चा करेंगे, जिसमें कैपिलैरिटी भी आते हैं, पानी का पतले ट्यूब्स में राइज करना, मरकरी का डिप करना, इस पे हम लोग बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़ते रहिए और वीडियोस को देख के कमेंट जरूर करिए। चलिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, एंड बाय बाय।